रिटायरमेंट आत्मसम्मान के लिए अरविंद बाबू ने क्या किया। अ स्टोरी बाय मिस शकुंतला शर्मा। तो पापा, कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का आज अंतिम दिन है। कल से आप पिंजरे से आज़ाद पंछी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आरोह नाश्ते की मेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देख कर बोला था। कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। अरविंद लाल मुस्कुरा दिए थे। पिछले 35 साल से घर से सुबह खाने का डब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, 1-2 दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद ले लेंगे, कहकर आरोह हंस दिया। मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कुछ जगहों पे साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं। नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आएंगे आएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर खटने के बाद क्या यह आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है। आरोह ने बड़े लाड से कहा था। मैं सब समझ गया बेटे। रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। अरविंद लाल का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटे, आज घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में है ही नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सब्जी भाजी से लेकर सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं आजकल अधिकतर वृद्ध। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। आपको ऐसा कुछ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ, पर कृपया फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, आरोह ने विनती की। अरविंद जी, कोई उत्तर देते इससे पहले उनकी बहू मानिनी आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चलें क्या? देरी हो रही है। हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। आरोह उठ खड़ा हुआ। मानिनी, नाश्ता तो कर लो। आरोह की माँ वसुधा जी बोली। माँ जी, चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुंचकर कर लूँगी। आज चारू को हल्का बुखार था। परीक्षा थी इसलिए स्कूल गई है। रामदीन जल्दी ले आएगा, आप ज़रा संभाल लीजिएगा, मानिनी जाते हुए बोली थी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, वसुधा जी ने मानिनी को आश्वस्त किया। चिंता करने की ज़रूरत भी कहाँ है, यहाँ स्थायी नौकरानी जो बैठी है दिन भर हुक्म बजा लेने को। अरविंद लाल कटु स्वर में बोले। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तो ऑफिस जाना है। कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो। मानिनी तो नाम की माँ है। चारू और चिरायु को तो तुम ही ने पालकर बड़ा किया है। सुधांशु की पत्नी इस काम के लिए आया को 7,000 रुपये देती है। आपके विचार से आया और दादी में कोई अंतर नहीं होता। मैंने तो आरोह और उसकी दोनों बहनों को भी बड़ा किया है, तब तो आपने यह प्रश्न कभी नहीं उठाया। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। क्या कह रहे हो? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। घर में नौकर चाकर क्या सोचेंगे? अच्छा हुआ कि आरोह, मानिनी और बच्चे घर पर नहीं हैं, नहीं तो ऐसी बेसर पैर की बातें सुनकर ना जाने क्या सोचते हैं। मैं किसी से
नहीं डरता और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ। अरविंद लाल शान से बोले। क्यों अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने पे तुले हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप आरोह को क्लर्की नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ तो क्या, बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी से दिन गुजारे, यह क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करें तब भी संतान कुछ नहीं करती, लेकिन अपना आरोह तो लाखों में एक है। अपने पैरों पे खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पे ले लिया। नीना और निधि के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके वश की बात नहीं ना थी। वसुधा जी धारा प्रवाह बोले जा रही थी। तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी ना करें तो एक साथ रहने का अर्थ क्या है? आरू ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अरविंद जी अब अपनी अकड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई आपके मन में। कड़वाहट या कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा आरोह बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रोब दिखाएं तो मैं यह सह नहीं पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाली है और दिन भर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। वसुधा का स्वर अनचाहे भरा गया। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ। आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहनकर जाऊंगा। अरविंद लाल तैयार होकर दफ्तर चले गए, पर वसुधा को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति अरविंद लाल का हाल देखकर वसुधा का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल मालाओं और उपहारों से लदे अरविंद जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही उन्होंने चारू और चिरायू के गले में फूल मालाएं डाल दी थीं और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक वसुधा को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी घूमने चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे। उन्हें अच्छे मूड में देखकर बच्चे जिद करने लगे थे। कहीं नहीं जाना है, चारू को बुखार है। वैसे भी आइसक्रीम खाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिज में ढेरों आइसक्रीम पड़ी हैं, वसुधा जी ने दोनों बच्चों को समझाया था। क्षमा याचनापूर्ण स्वर में बोले थे, आपकी समस्या यह है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं, जिन्होंने इस नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हज़ारों लोगों का अपमान भी करते हैं जो इस तरह की नौकरियों से अपनी जीविका कमाते हैं। आरोह का आरोप सुनकर कुछ क्षणों के लिए अरविंद जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, या उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? तभी नीना और निधि आ खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो ना। आरोह हंसा था, पर अरविंद जी ने चटपट आंसू पोंछ लिए थे।
तुम दोनों कब आई? उन्होंने नीना और निधि से अचरज से पूछा। ये दोनों अकेली नहीं, सब परिवार आई हैं, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायर होने का फंक्शन मना रहे हैं। यह सब क्या है? हमारे परिवार में इस तरह की किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। परंपराएं बदली भी जा सकती हैं। हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। नीना, निधि, इनके हाथों से यह फाइल ले लो। पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे? आरव ने अरविंद जी की फाइल की ओर इशारा किया। नीना ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो डिग्रियां और पापा का बायोडाटा है। यह क्या पापा, आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं? नीना और निधि आश्चर्यचकित पास आ खड़ी हुई थीं। चलो, चाय नाश्ता लग गया है। तभी मानिनी ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ, यह फाइल मुझे दे दो, मैं इसे ताले में रखूँगा। आरव उठते हुए बोला। चलो उठो, मुँह हाथ धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसुधा जी ने भरे गले से कहा। इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। अरविंद जी ने उल्लाहना देते हुए पत्नी से कहा। मुझे भी कहाँ पता था, मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं, ना तुम ना तुम्हारे बच्चे। पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला? वसुधा नाट्य के अंदाज में बोली थी। अरविंद बाबू सोचते रह गए थे। वसुधा शायद ठीक ही कहती है। परिवार की धुरी है वह, पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। यह तो केवल वही थे जो आत्मसम्मान के नाम पर इतने आत्म केंद्रित हो गए थे कि कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता था। ना जाने मन में कैसी कुंठाएं पाली थी उन्होंने।